थोड़ी देर बाद वो टोनी के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ टोनी उसे वापस आता देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात उभर आए थे। फिर बात करूंगा, उसने फ़ोन पीस में कहा और रिसीवर रख दिया। तुम फिर आ गए, खैरियत? क्या कोई खास बात है? एक बात पूछना भूल गया था, इसलिए दोबारा आना पड़ा, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी बात? इस बार टोनी ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेजी से बढ़ा और फिर इससे पहले कि टोनी संभलता, जोसेफ ने उसकी गर्दन पकड़कर एक जोरदार झटके से उसका जिस्म हवा में उठाकर साइड पर पटक दिया। टोनी चीखता हुआ एक धमाके से नीचे गिराई था कि जोसेफ ने उसके सीने पर पैर रख दिया। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो टोनी, इसलिए अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो बता दो कि आर्थर को तुमने कहाँ छोड़ा है, वरना मैं सिर्फ पैर को झटका दूंगा और तुम्हारा दिल फट जाएगा। बोलो, जोसेफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और फिर इसके साथ ही उसने पैर को कदरे दबा दिया। टोनी ने इस दौरान अपने दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़ ली। उसका निचला जिस्म तेजी से सिमट रहा था, लेकिन जोसेफ के मजीद दबाव देने की वजह से न सिर्फ उसका निचला जिस्म भी एक झटके से सीधा हो गया, बल्कि उसके दोनों हाथ भी बेजान होकर नीचे गिर पड़े। उसका चेहरा मस्क हो गया था। मैं तुम्हारा सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूँ टोनी कि तुम टाइगर के दोस्त हो, वरना। इस बार टोनी ने इस कदर तेजी से आर्थर का पता बता दिया जैसे टेप चल पड़ी हो। फ़ोन नंबर क्या है वहाँ का? जोसेफ ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। हकीकत है कि मुझे नहीं मालूम, टोनी ने कराहते हुए कहा तो जोसेफ ने पैर हटा लिया। उठो और अब मुझे बताओ कि आर्थर क्या करता है और तुमने क्यों उसे आस्टन की हलाकत की खबर दी थी? तुम्हारे उससे क्या ताल्लुकात हैं? जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही उसने उठने की कोशिश करते हुए टोनी को बाजू से पकड़कर एक झटके से सामने सोफे पर डाल दिया। मैं सब कुछ बता देता हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई कि मैंने ख्वामखा आर्थर से हमदर्दी की। हालांकि मैंने आर्थर को मना भी किया था कि वो टाइगर और जमाना के मुंह न लगे, लेकिन उसने मेरी बात न मानी। टोनी ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। फजूल बातें मत करो टोनी, जो असल बात है वो बताओ। आर्थर असलहे का स्मगलर है और असलहे की एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क का पाक एशिया में मेन नुमाइंदा है, टोनी ने कहा। लेकिन उसे टाइगर और जमाना से क्या खतरा लायक हो गया था? वो तो आम गुंडों और बदमाशों के खिलाफ काम कर रहे थे, जोसेफ ने कहा। टागोरा के इलाके में इस तंजीम के असलहे के खुफिया गोदाम है और उस्ताद कालू जो वहाँ के गुंडों का सरदार है, वो आर्थर के तहत है और आर्थर को खतरा लायक हो गया था कि कहीं ये लोग उस्ताद कालू तक ना पहुंच जाएं और असले के गोदाम सामने ना आ जाएं, टोनी ने कहा। तो ये बात है, ठीक है, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। तुमने अपने दोस्त टाइगर की मौत का सौदा किया, तुम नाकाबिले मुआफी हो, जोसेफ ने गुराते हुए कहा और ट्रैगर दबा दिया। गोलियां सीधी टोनी के दिल में उतरती चली गईं। वह चीख मारकर पहले सोफे पर गिरा और फिर नीचे फर्श पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद उसकी आंखें बेनूर हो गईं। जोसेफ ने साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल अपनी जेब में डाला और तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वह क्लब से बाहर आ चुका था। उसे मालूम था कि टोनी की लाश मिलने के बाद सबको मालूम हो जाएगा कि उसे जोसेफ ने हलाक किया है, लेकिन वो जानता था कि ये गुंडे ना ही पुलिस तक जाएंगे और ना ही उसके पीछे आएंगे, बल्कि वो क्लब पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए उसे इस बारे में कोई परवाह न थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से उस कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां टोनी के मुताबिक आर्थर एक कोठी में छुपा हुआ था। पहले उसने सोचा कि इमरान को रिपोर्ट दे दे, लेकिन फिर उसने इरादा तब्दील कर दिया। वो उस आर्थर के बारे में भी साथ ही तफसीली रिपोर्ट देना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर उसने कोठी को चेक कर लिया जिसका नंबर टोनी ने बताया था। उसने कार एक साइड पर करके रोकी और नीचे उतरकर तेज तेज कदम उठाता कोठी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो बराह रास्त इस आर्थर से जा टकराएगा। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया, लेकिन जब कुछ देर तक कोई बाहर ना आया तो उसने छोटे फाटक को दबाया और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि फाटक अंदर से लॉक ना था। उसने अंदर सर डालकर झांका और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते उसे खुद ब खुद एहसास हो गया कि कोठी खाली है। कहीं टोनी ने डॉज तो नहीं दिया, जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन फिर वो जैसे ही गैराज तक पहुंचा वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी नाक से इंसानी खून की मखसूस बू टकराई थी। वो चूंकि जंगल का रहने वाला था इसलिए उसकी कुव्वत शामा इंतहाई तेज थी। यहाँ कोई हलाकत हुई है, जोसेफ ने कहा और बरामदे में आगे बढ़ने लगा। अलबत्ता साइलेंसर लगा। मशीन पिस्टल उसने जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। फिर वो वाकई किसी दरिंदे के से अंदाज में खून की बू सूंघता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। आर्थर वहाँ मुर्दा हालत में फर्श पर गिरा हुआ था। वो शायद कुर्सी पर बैठा हुआ था कि उस पर फायर खोल दिया गया और वह कुर्सी समेत नीचे गिर गया। चूंकि शान प्लाजा में दाखिल होने से पहले उसने टोनी की कार के आगे कार में इस आदमी को देखा था और ऑफिस गर्ल ने उसे बताया था कि आर्थर टोनी के साथ गया है, इसलिए वो समझ गया था कि यही आर्थर है। इसे किसने हलाक किया होगा? जोसेफ ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ा और फिर उसने पूरी कोठी की तलाशी ले डाली। किचन में एक और आदमी की लाश भी मौजूद थी। उसे भी गोली मारकर हलाक किया गया था। ये अपने लिबास से कोई मुलाजिम ही दिखाई देता था। जोसेफ दोबारा उसी कमरे में गया जहां आर्थर की लाश पड़ी हुई थी। उसने उसके लिबास की तलाशी ली, लेकिन उसके मतलब की कोई चीज़ बरामद ना हुई तो उसने पूरी कोठी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खास तौर पर उसने ऑफिस नुमा कमरे की खसूसी तलाशी ली, लेकिन वहां भी सिवाय गैर मुल्की करेंसी के और कुछ ना था। जोसेफ वापस सिटिंग रूम में आया और उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस कर दिए। राना हाउस,
दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा और फिर उसने पूरी तफसील बता दी। ठीक है, इस बैनुल अक़वामी तंजीम को यहाँ इतला मिल गई होगी कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस आर्थर के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए उन्होंने रास्ता रोक दिया। लेकिन तुमने टोनी से जो मालूमात हासिल की हैं वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ ताकि मैं इस चौकीदारी टाइप के बोर काम से निजात हासिल कर सकूं। इमरान ने कहा। बॉस, आप इतनी जल्दी बोर हो गए हैं? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम और जवाना क्यों बोर हो जाते हो। बहरहाल आ जाओ, मैंने अस्पताल टाइगर और जवाना को पूछने जाना है, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर रखा और फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे में एक अधेड़ उम्र आराम कुर्सी पर आरामदेह मूड में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसकी नज़रें उस फाइल पर जमी हुई थी कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रॉक्स बोल रहा हूँ चीफ। पाक एशिया के सिलसिले में एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए इजाज़त दें तो हाजिर हो जाऊँ। क्या ये रिपोर्ट फ़ोन पर नहीं दी जा सकती? चीफ ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। सर, बेहतर है कि ज़ुबानी बात हो जाए। ओके, फिर आ जाओ, चीफ ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर फाइल को बंद करके वो उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता एक तरफ दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी थी। उस राहदारी से गुजरकर वो आगे बढ़ गया और फिर एक कमरे में दाखिल हुआ जिसे ऑफिस के से अंदाज में सजाया गया था। बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की कुर्सी मौजूद थी। चीफ इस कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ में मौजूद फाइल मेज़ की दराज खोलकर अंदर रख दी और फिर मेज़ के किनारे पर लगे हुए बटन प्रेस कर दिए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और शरीर जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने चीफ को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। आओ बैठो ब्रॉक्स, चीफ ने उसी लहजे में कहा तो आने वाला, जिसका नाम ब्रॉक्स था, मुअद्दबाना अंदाज में मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, आप बताओ क्या रिपोर्ट है जिसके लिए तुम इस कदर परेशान दिखाई दे रहे हो? चीफ ने कहा। चीफ, पाक एशिया में हमारा सेटअप बड़ी कामयाबी से काम कर रहा था। वहाँ असले की खपत भी काफ़ी हो रही थी, खासतौर पर असले की बड़ी कीपें बहादुरिस्तान भिजवाई जा रही थी कि अब अचानक एक मसला सामने आ गया है, जिसके लिए मैंने सोचा कि आपसे तफसीली बात हो जाए। ब्रॉक्स ने कहा। क्या मसला? खुलकर बात करो, चीफ ने इस बार कदरे गुसीले लहजे में कहा। बॉस, आप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ख़ास तौर पर उसके लिए काम करने वाले ख़तरनाक आदमी अली इमरान के बारे में, और मुझे खतरा लायक हो गया कि हमारा सेटअप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के सामने आ जाएगा। ब्रॉक्स ने कहा तो चीफ बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के तासुरात उभर आए। सीक्रेट सर्विस का असले की आम सी स्मगलिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, लेकिन ये आदमी अगर हमारे सुराग पर चल निकले तो फिर उनसे कुछ बैद नहीं कि वो हमारे पूरे सेटअप का ही खात्मा कर दें। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमारे सेटअप के खिलाफ काम कर रही है? चीफ ने कहा। पाक एशिया में हमारा एजेंट आर्थर है। उसने एक मुतवस्सत तबके की आबादी जिसे टागोरा कहा जाता है वहाँ असले के खुफिया स्टोर बना रखे हैं और वहाँ के आम से बदमाशों और गुंडों को उसने अपने सेटअप में शामिल कर रखा है, क्योंकि पुलिस भी उनकी वजह से गोदामों तक नहीं पहुँच सकती और इंटेलिजेंस वगैरह भी मुतवस्सत तबके की ऐसी आबादियों में नहीं जाया करती और नाम से गुंडों और बदमाशों के मुँह लगती है। इसलिए सेटअप इंतहाई कामयाबी से काम कर रहा था कि अचानक आर्थर को इतला मिली कि दो आदमी उन बदमाशों और गुंडों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसने वहाँ के एक मुकामी पेशावर कातिलों के ग्रुप के बॉस से रब्ता किया और उन दोनों पर हमला करा दिया। ये दोनों जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन फिर अचानक उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान आर्थर के एक मुकामी दोस्त टोनी ने उसे बताया कि ये दोनों आदमी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के इंतहाई खतरनाक आदमी अली इमरान के साथी थे और इमरान इन पेशावर कातिलों के ग्रुप के इंचार्ज तक पहुंच गया और उसने उससे आर्थर के बारे में मालूमात हासिल करके उस इंचार्ज को हलाक कर दिया, जिस पर आर्थर अपने खुफिया पॉइंट पर आ गया और उसने मुझे कॉल करके तफसील से रिपोर्ट दी। मैं ये रिपोर्ट सुनकर चौंक पड़ा। मैं समझ गया कि वो चाहे जिस कदर भी खुफिया मुकाम पर रहे, बहरहाल ये सीक्रेट सर्विस का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर आर्थर उनके हाथ आ गया तो ना सिर्फ हमारी तंजीम ओपन हो जाएगी बल्कि खुफिया गोदाम और पूरा सेटअप भी सामने आ जाएगा। जिस पर मैंने पाक एशिया में मौजूद अपने एक खुसूसी आदमी रॉबर्ट को कॉल करके आर्थर के पास भेजा और आर्थर को हलाक करा दिया। फिलहाल मैंने रॉबर्ट को आर्थर की जगह दे दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ कुछ रोज़ तक काम बंद कर देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। ब्रॉक्स ने तफसील बताते हुए कहा। क्या रॉबर्ट इस पूरे सेटअप से वाकिफ़ है? चीफ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। यस चीफ, मैंने उसे आर्थर के मुतबादिल के तौर पर तैयार कर रखा था, लेकिन वो आर्थर के सामने नहीं आता। अलबत्ता इन बदमाशों और गुंडों को इसके बारे में मालूम था, इसलिए वो आर्थर की जगह आसानी से संभाल सकते हैं। ब्रॉक्स ने कहा। मैं अभी जो फाइल पढ़ रहा था वो बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप की डिमांड के बारे में थी, जो बहादुरिस्तान हुकूमत से लड़ रहे हैं। उन्होंने हमसे इंतहाई हसास असलहा तलब किया है और मैंने उनसे मुआहदा कर लिया, लेकिन अब तुमने ये बात सुनाकर मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। वहाँ गोदामों में जो असला मौजूद होगा वो तो आम सा असला है, उसके पकड़े जाने से तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा जितना उस हसास असलहे के पकड़े जाने से हो सकता है। लेकिन ये ऑर्डर मैंने बड़ी जद्दोजहद से हासिल किया है, इसलिए हमें इसे पूरा करना है, चीफ ने कहा। इन हालात में तो बॉस वहाँ हसास असलहा भेजना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, ब्रॉक्स ने फैसला कुन लहजे में कहा।
लेकिन अब हम कब तक खामोश बैठे रह सकते हैं, चीफ ने कहा। बॉस, ये असलहा काफिरिस्तान के रास्ते से तो भिजवाया जा सकता है, वहाँ भी हमारा सेटअप काम कर रहा है, ब्रॉक्स ने कहा। ओह हाँ, गो इसमें अखराजात बढ़ जाएंगे और मुनाफा कम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है। तो फिर पाकिस्तान के बारे में तुम्हारी तजवीज़ है कि वहाँ सब कुछ अभी रोक दिया जाए? चीफ ने इस बार कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस चीफ, यह ज़रूरी है, ब्रॉक्स ने कहा। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो फैसला कर सकते हो, अलबत्ता ये फाइल ले जाओ और काफिरिस्तान के रास्ते इस असले की बहादुरिस्तान के उस ग्रुप को तरसील मुमकिन बनाओ। चीफ ने मेज़ की दराज खोलकर उसमें मौजूद उस फाइल को निकालते हुए कहा जो वो बैठा पढ़ रहा था। उसने फाइल ब्रॉक्स की तरफ बढ़ा दी। यस चीफ, ये काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें, ब्रॉक्स ने फाइल लेते हुए कहा। ओके ठीक है, बहरहाल मैं भी ये नहीं चाहता कि यह खतरनाक सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ ज़्यादा फ़ाल हो, इसलिए ऐसा लाहे अमल तैयार करना जिससे मामलात बिगड़ने ना पाएँ, चीफ ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं सब ओके कर लूँगा। मैंने इसीलिए आर्थर को ऑफ करा दिया है कि आर्थर की वजह से ब्लैक मास्क सामने आ सकती थी, जबकि उन गुंडों और बदमाशों तक अगर वो पहुंच भी गए तो उन्हें ब्लैक मास्क के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो तो उसे आर्थर का ही सेटअप समझते हैं, ब्रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, यह हसास असला बर वक्त बहादुरिस्तान पहुंचना चाहिए, इस बात का खसूसी तौर पर ख्याल रखना, चीफ ने कहा। यस चीफ, ब्रॉक्स ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने चीफ को सलाम किया और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने कार स्पेशल अस्पताल की पार्किंग में रोकी और फिर कार से उतरकर वह तेज तेज कदम उठाता डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस की जानिब बढ़ता चला गया। चूंकि यहाँ का अमला उसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए किसी ने भी उसे न रोका और इमरान डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में दाखिल हो गया। डॉक्टर सिद्दीकी ऑफिस में मौजूद न थे, इसलिए इमरान वहाँ कुर्सी पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुए तो इमरान उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। अस्सलामुअलैकुम, इमरान ने उनके चौंकने से पहले इंतहाई खुशू खुजू से सलाम करते हुए कहा। वालेकुम सलाम इमरान साहिब, आप कब आए हैं? डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह थीं। अभी आया हूँ। क्या रिपोर्ट है टाइगर और जवाना की? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब ठीक हैं, बस रेस्ट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी उन्हें एक हफ्ता मजीद रेस्ट करना चाहिए। वो तो मुझे कह रहे थे कि उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, डॉक्टर सिद्दीकी ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ज़ाहिर है आपके पास मरीजों की कमी है, इसलिए आप चाहते हैं कि रौनक लगी रहे, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़े। खुदा करे मरीजों की कमी ही रहे, लेकिन जिस अंदाज में आप कह रहे हैं उस अंदाज में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। वो किस कमरे में है? इमरान ने उठते हुए कहा। मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं, आप काम कीजिए, मुझे सिर्फ कमरा बता दें। अब यह अस्पताल तो मुझे अपने फ्लैट की तरह जाना पहचाना लगता है, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी एक बार फिर हंस पड़े। स्पेशल सेक्शन, रूम नंबर 5, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो रूम नंबर 5 का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। कमरे में सिर्फ 2 ही बेड्स थे और उन पर टाइगर और जवाना लेटे हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो स्नेक किलर्स अब थक कर आराम फरमा रहे हैं, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही कहा। तो टाइगर और जवाना, जो दोनों आंखें बंद के लेटे हुए थे, बेख्तियार चौंक पड़े। ओह बॉस आप, टाइगर ने कहा और जल्दी से उठकर बैठ गया। मास्टर, हम गफलत में मार खा गए थे, जवाना ने भी उठकर बैठते हुए कहा। मार खाई ही गफलत में जाती है, वरना अगर आदमी को पहले से पता चल जाए कि उसे मार पड़ने वाली है तो वह भाग जाता है, इमरान ने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कहा। और टाइगर और जमाना दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। तुम दोनों पर आस्टन ग्रुप ने हमला किया और आस्टन को यह टास्क एक आदमी आर्थर ने दिया जो असले का स्मगलर है, और उसकी मुआवनत टाइगर के दोस्त टोनी क्लब के मालिक टोनी ने की, और ऑस्टन की मौत की खबर भी टोनी ने जाकर दी। और फिर टोनी के कहने पर ही आर्थर शान प्लाजा, जहाँ उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस था, उठकर एक कॉलोनी की कोठी में जाकर छुप गया। और फिर जोसेफ ने टोनी से आर्थर के बारे में मालूमात हासिल करके टोनी का खात्मा कर दिया। लेकिन जब जोसेफ आर्थर की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो वहां पहले ही आर्थर की लाश मौजूद थी। टोनी ने जोसेफ को बताया कि आर्थर का ताल्लुक असले की बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से है और टागोरा के इलाके में उनके असले के खुफिया गोदाम मौजूद हैं। टाइगर और जवाना ने जिस अंदाज में वहाँ के बदमाशों और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की, इससे आर्थर इस खदशे का शिकार हो गया था कि कहीं वो गोदाम सामने ना आ जाए, इसलिए उसने ऑस्टन के जरिए तुम दोनों पर कातिलाना हमला कराया। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। आर्थर के बारे में तो सुना ज़रूर है, लेकिन ये मालूम नहीं कि उसका ताल्लुक किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम से है, इसलिए मैंने उसकी तरफ तवज्जो न की थी, क्योंकि स्मगलरों से तो दारुल हुकूमत भरा पड़ा है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर, आपकी बात का मतलब हुआ कि अब ये केस स्नेक किलर्स का नहीं रहा बल्कि सीक्रेट सर्विस का हो गया। लेकिन प्लीज़ ऐसा है भी सही तो आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें जो उनके खिलाफ काम करे, जवाना ने कहा। आम से असले को सीक्रेट सर्विस डील नहीं करती, इसलिए बेफिक्र हो, सीक्रेट सर्विस का ये केस नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा ये केस 4 स्टार्स का बन सकता है, लेकिन चूंकि
स्नेक किलर्स की वजह से ये लोग सामने आए हैं, इसलिए इस केस पर तुम ही काम करोगे। लेकिन आर्थर की मौत से ये बात सामने आ जाती है कि इस तंजीम के बड़ों तक सीक्रेट सर्विस का नाम पहुंच गया है, इसलिए उन्होंने अपने आदमी आर्थर का ही खात्मा कर दिया और हो सकता है कि वो यहाँ सब कुछ अंडरग्राउंड कर दें और गोदाम भी खाली कर दें। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, यकीनन ऐसा ही होगा बॉस, लेकिन अब बहरहाल मैं इस सारे सेटअप को तलाश करके उनका खात्मा कर दूंगा। टाइगर ने कहा, तुम फिलहाल वही काम करो जिसका तुमने आगाज किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। अलबत्ता अब तुम अपना तरीक़ाकार थोड़ा सा तब्दील कर लो। तुमने 2 आदमियों को ट्रेस करना है, शरफू और उस्ताद कालू को। पहले उनको ट्रेस करो और फिर उनसे मालूमात हासिल करके आगे बढ़ो। और फिलहाल तुम्हारा टारगेट सिर्फ टागोरा का इलाका है। तुमने वहां से बदमाशी से मुतल्लिक हर किस्म के आदमी का खात्मा करना है। इमरान ने कहा, यस मास्टर, लेकिन आप डॉक्टर साहब से हमें छुट्टी दिला दें। वो तो हमारा कहना नहीं मानते, जवाना ने कहा। ठीक है, मैं जाकर उन्हें कह देता हूँ। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका वो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो। सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर और जवाना अल्लाह ताला के फजलो करम से बच गए हैं, वरना उन पर कातिलाना हमला तो इंतहाई खौफनाक था। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, अल्लाह का करम हो गया कि जवाना की खसूसी साख्त की कार बहाना बन गई, वरना तो ये ख़त्म हो जाते। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे सुलेमान ने बताया कि आप राना हाउस में मौजूद थे। आपने सुलेमान से कहा था कि अगर कोई फ्लैट पर कॉल आए तो वह आपको राना हाउस इतला कर दे। क्या वहाँ कोई ख़ास बात थी? ब्लैक जीरो ने कहा, जोसेफ उन कातलों के खिलाफ काम कर रहा था, क्योंकि वो भी स्नेक किलर्स का रुकन है और मैं उसकी जगह राना हाउस की चौकीदारी कर रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो भी हंस पड़ा। लेकिन स्नेक किलर्स का टारगेट क्या है? ब्लैक जीरो ने कहा, टागोरा इलाके को सांपों से पाक करना। ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। टागोरा? वो तो मुतवस्सित तबके का वसी रिहायशी इलाका है। वहाँ क्या किसी खास तंजीम के अड्डे हैं? ब्लैक जीरो ने कहा, मुझे तो मालूम ना था, लेकिन अब पता चला है कि असले की कोई बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क है और उसके असले के गोदाम वहीं मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया, ब्लैक मास्क? तो वो यहाँ भी पहुँच गई? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। तो इमरान भी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये बात तुमने किस पैराए में की है? क्या ब्लैक मास्क से तुम वाकिफ हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, आज के अखबार में एक खबर है कि बहादुरिस्तान की हुकूमत ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो उनके मुखालफों का आदमी है। उससे कोई दस्तावेज बरामद हुई है जिसके मुताबिक बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालफों ने असले की किसी बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से किसी ऐसे हसास असले का सौदा किया है जिससे बहादुरिस्तान की फ़ौजों को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपने भी ब्लैक मास्क का नाम लिया तो मैं इसीलिए चौंक पड़ा, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर तो ये मामला इंतहाई सीरियस है। इसका तो मतलब है कि यह हसास असला बहादुरिस्तान की हुकूमत के मुखालफों को पाक एशिया से सप्लाई किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये पाक एशिया के मुफादात के खिलाफ होगा। इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ज़ाहिर है इमरान साहब, पाक एशिया के मुफादात तो बहादुरिस्तान हुकूमत के साथ हैं, उनके मुखालिफ ग्रुपों से तो नहीं है। फिर मुखालिफ ग्रुपों का ताल्लुक भी काफिरिस्तान से है, ब्लैक जीरो ने कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ये तंजीम पाक एशिया की बजाय ये असला काफिरिस्तान के रास्ते सप्लाई करे। हमने उसे भी रोकना है, क्योंकि अगर यह असला मुखालिफ ग्रुपों तक पहुंच गया तो बहादुरिस्तान हुकूमत के लिए मसला बन सकता है, और अगर बहादुरिस्तान में मुखालिफ ग्रुपों की हुकूमत आ गई तो फिर बहादुरिस्तान काफिरिस्तान ग्रुप में शामिल हो जाएगा, और इस तरह पाक एशिया के मुफादात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इमरान ने कहा, लेकिन अभी तफसील तो मालूम नहीं हो सकी कि यह हसास असला है क्या? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वजारत दाखिला, अल इमरान MSc DSc बोल रहा हूँ। वैसे कहा तो ये जाता है कि खातून से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर तुम महसूस ना करो तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इमरान ने कहा, यह आपको मेरी तनख्वाह से क्या दिलचस्पी होगी इमरान साहब? वैसे मेरा 10वां ग्रेड है। दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए जवाब दिया गया। मैं इसलिए पूछना चाहता था कि अगर तनख्वाह माकूल नहीं है तो और भी किसी जगह PA की नौकरी ढूंढो। इत्मीनान से बैठे फ़ोन वसूल करते रहे और बातें करते रहे, और महीने बाद तनख्वाह वसूल कर ली। ना हाय हाय, ना किल किल, ना शोर, ना शराबा, ना भाग, ना दौड़। अभी तुमने बताया कि 10वां ग्रेड है, तो इसका मतलब है कि तनख्वाह मैट्रिक तक पहुंच चुकी है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से PA बेख्तियार हंस पड़ा। जी हाँ, अभी वाकई मैट्रिक में ही है। PA ने जवाब दिया तो इस बार इमरान उसके गहरे और मायनेखेज जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। अगर साहब से बात करा दें तो मेहरबानी होगी। इमरान ने कहा, जी हाँ, अभी लीजिए। PA ने जवाब दिया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। आपकी तनख्वाह किस जमात में पड़ रही है जनाब? सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा, तनख्वाह किस जमात में पड़ रही है? क्या मतलब हुआ? सर सुल्तान ने सलाम का जवाब देते हुए हैरत से कहा, आपके PA से मैंने उसकी तनख्वाह पूछी तो उसने कहा कि वो 10वीं ग्रेड में है। मतलब है मैट्रिक में, इसलिए पूछ रहा था कि आपकी तनख्वाह किस जमात की तालिब इल्म है।
इमरान ने कहा। तो इस बार दूसरी तरफ से सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी आंटी को पता होगा, मैं तो चेक पर दस्तखत करके उसे दे देता हूँ और बस। सर सुल्तान ने जवाब दिया। अरे फिर तो वो कॉलेज में होगी और वहाँ मेरा दाखिला हो ही नहीं सकता। इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान उसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़े। ये तुम्हें आज तनख्वाहें पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सर सुल्तान ने कहा। अब क्या करूँ, तनख्वाह का नाम सुनते ही राल टपकने लग जाती है। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर सर अब्दुल रहमान की बात मान लो, वो तुम्हारी तनख्वाह का बंदोबस्त करा देंगे। सर सुल्तान ने जवाब दिया। लेकिन एक मसला है कि तनख्वाह का इल्म तो डैडी को रहेगा और यही सबसे टेढ़ा मसला है, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान उसकी बात समझकर बेख्तियार हंस पड़े। हाँ, अब तो तुम मुफलिस और कलाश होने का रोना रो लेती हो, फिर तो ना रो सकोगे। बाहर हाल बताओ, क्यों फ़ोन किया है? क्योंकि मैं एक इंतहाई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा हूँ। सर सुल्तान ने कहा। आज अखबार में है कि बहादुरिस्तान हुकूमत ने कोई ऐसा आदमी गिरफ्तार किया है जो उनके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और उससे कोई दस्तावेज़ मिली है जिससे पता चलता है कि बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप ने असलहा सप्लाई करने वाली एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क को इंतहाई ख़तरनाक और हसास असले की सप्लाई का ऑर्डर दिया है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ वो मुखालिफ ग्रुप मुसलसल हालत जंग में रहता है। लेकिन इस सिलसिले में हमारा क्या ताल्लुक़ है? सर सुल्तान ने कहा। ब्लैक मास्क के बारे में चीफ को इतला मिल चुकी है कि उसका सेटअप पाक एशिया में भी है। अगर ये असला पाक एशिया के ज़रिए उस मुखालिफ ग्रुप को सप्लाई किया गया और इसका इल्म बहादुरिस्तान हुकूमत को हो गया तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकती हैं कि पाक एशिया और बहादुरिस्तान के दरमियान गलत फहमी पैदा हो सकती है और इसका नुकसान भी पाक एशिया को पहुँच सकता है। इमरान ने कहा। तो ये बात है? हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है कि आप बहादुरिस्तान हुकूमत से ये मालूम करके मुझे बता सकती हैं कि किस किस्म के असलहे की डिमांड की गई है, ताकि मैं इससे अंदाज़ा लगा सकूं कि वो किसी हसास और ख़ास असलहा कह रहे हैं और कौन सा उनकी नज़रों में आम मसला है। इमरान ने कहा। क्या उस दस्तावेज़ में असलहे की तफसील भी दर्ज होगी? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। अगर ना भी होगी तब भी बहादुरिस्तान हुकूमत ने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश तो की होगी। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो? सर सुल्तान ने कहा। आप चीफ को इतला दे दें, मुझ तक पहुँच जाएगी। इमरान ने कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अगर तफसील मालूम ना हो सकी तो इस तंजीम के सेटअप का यहाँ खात्मा अब ज़रूरी हो गया है। पहले तो ये बात हमारे नोटिस में ना थी, लेकिन अब तो आ गई है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अब तक इतला पहुँच चुकी है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम कर रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाएंगे, इसलिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता टाइगर को मैंने कह दिया है और वह उनका सुराग लगा लेगा। इमरान ने कहा। उन तक कैसे इतला पहुँच चुकी है जबकि सीक्रेट सर्विस ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा। दरअसल बद से बदनाम बुरा होता है, अब क्या किया जाए? वो लोग मेरी हरकत में आने को पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की हरकत समझते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आपने उनके खिलाफ काम किया है? कब किया है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। तो इमरान ने ऑस्टन से पूछगिछ से लेकर जोसेफ की कारकर्दगी और फिर आर्थर की लाश मिलने के बारे में तफसील बता दी। यह आर्थर उनका यहाँ मेन आदमी था। उसकी इस अंदाज में मौत बता रही है कि उन्होंने इसलिए उसे ख़त्म किया है कि कहीं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस उसके ज़रिए असल सेटअप तक ना पहुँच जाए। इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान यहाँ मौजूद है? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। अगर ना भी मौजूद हो तो आपकी कॉल के बाद उसे कान से पकड़ कर मौजूद कराया जा सकता है जनाब। आखिर आपकी तनख्वाह गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट है। इमरान ने इस बार अपने असली लहजे में बात करते हुए कहा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सुन लो कि बहादुरिस्तान के चीफ सेक्रेटरी से मैंने बराह रास्त बात की है। उन्होंने बताया कि उस आदमी से जो मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक उस मुखालिफ ग्रुप ने उस बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक मास्क से इंतहाई जदीद साख्त की बारूदी सुरंगें हासिल करने का मुआहदा किया। ऐसी बारूदी सुरंगें जो कंप्यूटराइज्ड हैं और अभी सिर्फ अक्रीमिया के इस्तेमाल में है। सर सुल्तान ने कहा। कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें, ये तो वाकई इंतहाई हसास असला है। ठीक है, अब इस ब्लैक मास्क से मैं निमट लूँगा। इमरान ने चौंक कर कहा। बहादुरिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने खसूसी तौर पर दरख्वास्त की है क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि चीफ ऑफ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को इसकी इतला मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मालूमात हासिल करूं। उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस तंजीम का खात्मा कर दिया जाए, वरना बहादुरिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। सर सुल्तान ने कहा। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने खुदाफिज कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर गौर व फिक्र की लकीरें उभर आई थी, इसलिए ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा रहा। उसने कोई तबसरा न किया। फिर इमरान ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाट्रान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नाट्रान की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से नाट्रान ने इस बार इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। असलहा सप्लाई करने वाली एक बैनुल अक़वामी तंजीम है ब्लैक मास्क। उसने बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप से इंतहाई हसास असलह की सप्लाई का सौदा किया है
पाक एशिया में उसके सेटअप के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन तुमने काफरिस्तान में उसके सेटअप को ट्रेस करना है, क्योंकि हो सकता है कि यह हसास असलहा जो कंप्यूटराइज बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल है काफरिस्तान के जरिए बहादुरिस्तान सप्लाई कर दिया जाए, जबकि हुकूमत पाक एशिया चाहती है कि यह असला सप्लाई ना हो सके। इमरान ने मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा, यह सर, मैं काम शुरू कर देता हूँ सर। दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में जवाब दिया गया, ज़रूरी रिपोर्ट्स भिजवाते रहना। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीव रख दिया। अब यहाँ उसके खिलाफ काम किस अंदाज में शुरू करेंगे आप? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। यहाँ यकीनन उनका सेटअप टागोरा में है और बदमाश वगैरह वहाँ के इंचार्ज हैं, इसीलिए तो ये लोग टाइगर और जवाना के हरकत में आती बुरी तरह बौखला गए हैं और मैंने अस्पताल जाकर उन दोनों से कह दिया कि वो उन बड़े बदमाशों पर हाथ डालें, इसलिए मुझे यकीन है कि यहाँ से ये असलहा अब आसानी से सप्लाई ना हो सकेगा, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। टागोरा का इलाका खासा वसी था, इसमें मुतवस्सित तबके की आबादी थी, इसकी सड़कें और गलियां तंग भी थीं और टेढ़ी मेढ़ी भी। इस वक्त एक सड़क पर टाइगर की कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। टाइगर और जवाना दोनों को डॉक्टर सदीकी ने इमरान के कहने पर छुट्टी दे दी थी और वहां से जवाना तो राना हाउस पहुंच गया, जबकि टाइगर अपने होटल चला गया। और टाइगर ने जवाना से वादा किया था कि वह जिस कदर जल्द हो सकेगा उस्ताद शरफू और उस्ताद कालू के बारे में मालूमात हासिल करके उसे इतला देगा, और टाइगर ने अपना वादा निभाया। उसने दूसरे रोज़ सुबह ही को राना हाउस फ़ोन करके जवाना को बता दिया था कि उस्ताद कालू का तो पता नहीं चल सका, अलबत्ता उस्ताद शरफू के बारे में मालूमात मिल गई हैं और यह भी मालूम है कि उस्ताद कालू के बारे में सही मालूमात उस्ताद शरफू से ही मिल सकती हैं। जिस पर जवाना ने फौरी तौर पर हरकत में आने की बात की तो टाइगर कार लेकर राना हाउस पहुंच गया। चूंकि जवाना की कार तबाह हो चुकी थी और राना हाउस में सबसे बड़ी कारें थी और टाइगर के मुताबिक टागोरा के इलाके की सड़क तंग और टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए जवाना ने टाइगर की छोटी कार पर ही वहां जाने का फैसला किया और अब यह कार टागोरा की एक सड़क पर हरकत कर रही थी। तुम इस कदर आहिस्ता कार क्यों चला रहे हो? जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैं यहाँ एक खास निशान चेक कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ सड़क के किनारे एक छोटा सा होटल है जिसका नाम ग्रीन होटल है, जिसका मालिक भोला नाम का आदमी है, वो उस्ताद शरफू की नकलो हरकत से वाकिफ रहता है। टाइगर ने जवाब दिया तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर ने कार एक छोटे से होटल की साइड में करके रोक दी। ये आम सा होटल था जिसमें आम लोग बैठे चाय पी रहे थे और खाना खा रहे थे। बाहरी एक तरफ तनूर लगा हुआ था जबकि दूसरी तरफ खाने के देगचे वगैरह रखे हुए थे। अलबत्ता होटल के दरवाजे के साथ ही अंदरूनी तरफ एक छोटी सी मेज़ के पीछे अधेड़ उम्र आदमी सामने रकम रखने वाली संदूकची रखे बैठा था। टाइगर कार रोककर नीचे उतरा तो जवाना भी नीचे उतरा है और फिर वह दोनों होटल की तरफ बढ़ने लगे। होटल पर काम करने वाले जवाना को बड़ी हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ, टाइगर ने जवाना से कहा और जवाना वहीं होटल के बाहर रुक गया जबकि टाइगर होटल में दाखिल हो गया। जी जनाब, हुक्म जनाब। मेज़ के पीछे बैठे अधेड़ उम्र आदमी ने बड़े मौदबाना लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा, मुझे उस्ताद भोला से मिलना है, एक खासा बड़ा काम देना है उसे। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने मखसूस अंदाज में आंख भी दबा दी। ओह अच्छा, लेकिन उस्ताद तो इस वक्त क्लब में होगा, अधेड़ उम्र ने कहा। टाइगर के आंख दबाने से उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि आम बदमाश और गुंडों का मखसूस इशारा था, जिसका मतलब होता था कि काम गैर कानूनी है और ज़ाहिर गैर कानूनी काम का इशारा पुलिस या इंटेलिजेंस वाले ना दे सकते थे। कहाँ है ये क्लब, मुझे बताओ, हम वहाँ उससे मिलेंगे, टाइगर ने कहा। आप तलाश ना कर सकेंगे, मैं आपके साथ लड़का भेजता हूँ, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा और फिर उसने अंदर काम करने वाले एक लड़के को आवाज़ देकर बुलाया। जी साहब, उस लड़के ने करीब आकर कहा। उस्ताद भोला क्लब में है, इन्हें वहाँ पहुँचाओ, अधेड़ उम्र ने लड़के से कहा। जी साहब, आओ जी, लड़के ने कहा। यहाँ से कितनी दूर है? टाइगर ने पूछा। करीब ही है, कार वहाँ जा सकती है, अधेड़ उम्र ने कहा तो टाइगर ने जेब से हाथ बाहर निकाला और उस अधेड़ उम्र के हाथ पर रख दिया। ओ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, आपकी मेहरबानी जनाब, अधेड़ उम्र ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने जल्दी से हाथ में आने वाले बड़े नोट को अपनी जेब में डाल लिया। कार में बैठ जाओ, टाइगर ने लड़के से कहा और फिर जवाना भी सीट पर बैठ गया और टाइगर ने लड़के को फ्रंट सीट पर बिठा दिया और फिर उस लड़के के रास्ता बताने पर वो 2-3 गलियों से गुजरकर एक तंग सी गली के सामने पहुंच गए। यहाँ रोक दे जी कार, वो उस गली के अंदर है, लड़के ने मौदबाना लहजे में कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कार एक तरफ रोक दी और फिर वह सब नीचे उतरे। आओ जी, लड़के ने गली में दाखिल होते हुए कहा तो उसके पीछे टाइगर और जवाना भी गली में दाखिल हो गए। गली ने आगे जाकर जैसे ही मोड़ काटा, सामने एक बंद दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा है जी क्लब का, लड़के ने कहा। उस होटल पर जो आदमी बैठा हुआ था जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसका नाम क्या है? टाइगर ने उस लड़के से पूछा और साथ ही जेब से एक छोटा नोट निकालकर लड़के के हाथ पर रख दिया। उस्ताद रमज़ान है जी, वो उस्ताद भोले का मामू है जी, लड़के ने खुश होकर जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जाओ, टाइगर ने कहा तो लड़का सलाम करके तेजी से मुड़ा और फिर भागता हुआ गली क्रॉस करके साइड पर मुड़कर उनकी नज़रों से गायब हो गया। तो टाइगर आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक चीखती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद भोला से मिलना है हमें, उस्ताद रमज़ान ने भेजा है, उसके मामू ने,
टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा तो दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। सामने एक लंबा तिरंगा लेकिन अधेड़ उम्र आदमी खड़ा उन्हें हैरत से देख रहा था। उस्ताद रमजान ने आपको यहाँ भेजा है? उस अधेड़ उम्र ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और हमने उस्ताद भोला से मिलने और लंबा काम देना है, टाइगर ने कहा। और साथ ही उसने एक बार फिर आंख का कोना दबाकर मखसूस इशारा कर दिया। वो अच्छा, आओ, अधेड़ उम्र आदमी ने मुतमईन होते हुए कहा और साइड पर हट गया। तो टाइगर और उसके पीछे जमाना अंदर दाखिल हो गए। तो उस आदमी ने दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर से लॉक कर दिया और फिर वो उन्हें एक बड़े से कमरे में ले आया जहाँ कुर्सियाँ मौजूद थीं। आप यहाँ बैठे, मैं उस्ताद भोले को बुलाता हूँ, उस आदमी ने कहा और आगे बढ़ गया। ये किस किस्म का क्लब है? ये तो आम सा मकान है, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। उस इलाके में जहाँ जुआ खेला जाता है इसे क्लब कहा जाता है। यहाँ किसी जगह जुआ खेला जा रहा होगा, इसलिए इसे क्लब कहा गया है, टाइगर ने कहा। तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद बाहर से तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका सर गंजा था। उसने कान में छोटी सी बाली पहनी हुई थी। उसके जिस्म पर जीन्स की पतलून और गहरे नीले रंग की शर्ट थी। वह चेहरे से ही बदमाश और गुंडा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर दाखिल होते ही टाइगर उठ खड़ा हुआ, लेकिन जवाना वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा। कौन हो तुम और किस लिए आए हो? आने वाले ने हैरत भरी नज़रों से टाइगर और जवाना को देखते हुए कहा। तुम्हारा नाम उस्ताद भोला है? टाइगर ने कहा। हाँ, मगर तुम लोग कौन हो? वो उनकी तरफ से खासा मशकूक दिखाई दे रहा था। हमने उस्ताद शरफू से मिलना और हमें बताया गया है कि उस्ताद शरफू की नकल हरकत के बारे में तुम्हें मालूम होता है, इसलिए हम यहाँ तुम्हारे पास आए हैं, टाइगर ने कहा। किसने बताया तुम्हें और कौन हो तुम? कहाँ से आए हो और क्या काम है तुम्हें? उस्ताद भोला ने तेज़ लहजे में कहा। ये सब बातें उस्ताद शरफू से होंगी, इसलिए तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि उस्ताद शरफू इस वक्त कहाँ मिलेगा और अपना मुआवजा हासिल कर लो, टाइगर ने कहा। मुझे कुछ मालूम नहीं और ना उस्ताद शरफू मेरा वाकिफ़ है, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना हुआ, इसलिए तुम जा सकते हो, उस्ताद भोला ने कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इन्हें बाहर भेजकर दरवाज़ा बंद कर दो और सुनो, आइंदा मुझसे पूछे बगैर किसी को अंदर ना ले आया करो। बाहर से उस्ताद भोला की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। अच्छा जी, मैंने तो उस्ताद रमज़ान का नाम सुनकर इन्हें अंदर बिठाया था, उस अधेड़ उम्र की आवाज़ सुनाई दी। आइंदा ख्याल रखना, उस्ताद भोला ने कहा और फिर उसकी तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ें दूर जाती हुई सुनाई दी और फिर वो मादूम हो गई। आओ जी, अब तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? उस अधेड़ उम्र ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा और जमाना भी उठकर खड़ा हो गया। भोला कहाँ गया है? टाइगर ने कहा। वो तो क्लब में गया है, आओ चलो, अधेड़ उम्र ने कहा। इस तरह बात नहीं बनेगी टाइगर, जमाना ने कहा और इसके साथ ही उसका बाजू बिजली की सी तेजी से बढ़ा। दूसरे लम्हे वो अधेड़ उम्र आदमी चीखता हुआ उछलकर एक धमाके से दीवार से जा टकराया और फिर फर्श पर गिरकर वो चंद लम्हे तड़पा और फिर साकित हो गया। आओ टाइगर, जवाना ने दरवाजे की तरफ पढ़ते हुए कहा। तुमने यहाँ कत्लेआम नहीं करना जवाना, वरना फिर मामलात बिगड़ जाएंगे, टाइगर ने उसके पीछे बढ़ते हुए परेशान से लहजे में कहा। तुम आओ तो सही, जवाना ने कहा और कमरे से बाहर आ गया और फिर उस तरफ को चल पड़ा जिधर उस भोला के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी थी। उस तरफ एक बाकायदा बरामदा था जो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जवाना और टाइगर अभी उस बरामदे के करीब पहुंचे ही थे कि एक साइड से एक आदमी बाहर आया और फिर वो जवाना और टाइगर को देखकर ठिठक गया। तुम कौन हो? उसने हैरत से कहा। वो भोला कहाँ है? जवाना ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। वो तो नीचे क्लब में है मगर, उस आदमी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि उसका फिक्र मुकम्मल होता जवाना का बाजू घुमा और वो आदमी जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। भाग जाओ वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, जवाना ने गुर्राते हुए कहा। तो वो आदमी नीचे गिरकर उठा और फिर वो वाकई तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। जबकि जवाना और टाइगर बरामदे की साइड से आगे बढ़े तो वहां एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी और नीचे से लोगों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जवाना ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। ख्याल रखना जवाना प्लीज़, टाइगर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, जवाना ने कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे जाने लगा। टाइगर ने भी मशीन पिस्टल निकाल लिया था और वह जवाना के पीछे था। सीढ़ियों का इख्तिताम एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में हुआ जहाँ 40 के करीब अफराद फर्श पर बिछी हुई दरी पर ग्रुपों की सूरत में बैठे ताश खेल रहे थे और सबके सामने नोटों के ढेर पड़े हुए थे। जबकि एक तरफ एक दीवार से टेक लगाए एक मुसल्ला आदमी खड़ा था और उस्ताद भोला उसके साथ कुर्सी पर अकड़ा हुआ बैठा था। उसकी कुर्सी के सामने मेज़ रखी हुई थी जिस पर रकम रखने की खासी बड़ी संदूकची पड़ी थी। जवाना और टाइगर के वहां दाखिल होते ही वह सब बेख्तियार चौंक कर उन्हें देखने लगे। तुम यहाँ? मैंने तो कहा था कि तुम जाओ। फिर भोला ने बेख्तियार उठते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और वह रिवॉल्वर से मुसल्ला आदमी चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा और वहां मौजूद सब आदमी बेख्तियार बौखलाए हुए अंदाज में उठ खड़े हुए। उन सबके चेहरों पर इंतहाई परेशानी और खौफ के तासरात उभर आए थे। सब लोग भाग जाओ यहाँ से, हमें सिर्फ भोला से काम है, जाओ वरना, जवाना ने धाड़ते हुए लहजे में कहा। तो वह सब दरी पर पड़े हुए नोट छोड़कर उसी तरह सीढ़ियों की तरफ भागे जैसे पागल कुत्ते उनका पीछा कर रहे हों। वह मुसल्ला आदमी अब साकित हो चुका था, जबकि भोला हैरत से बुत बना खड़ा था। शायद उसके तस्वुर में भी ना था किस तरह की कार्रवाई भी यहाँ की जा सकती है। जबकि टाइगर ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उस मरने वाले के हाथ से रिवॉल्वर को झपट लिया
अब बताओ तुम कहाँ है वो शरफू? जवाना ने भोले की तरफ देखते हुए कहा। तुम कौन हो तुम? भोले ने इस तरह उछलते हुए कहा जैसे वो अचानक नींद से जाग उठा हो। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ वरना, जवाना ने कहा और इसके साथ ही उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और भोला उसका जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ एक साइड पर जा गिरा। और फिर इससे पहले कि वो उठता, जवाना ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और उठाकर दोबारा कुर्सी पर पटक दिया। लेकिन उसका झटका इस कदर जोरदार था कि भोला कुर्सी समेत एक धमाके से नीचे जा गिरा। मैं बाहर जाता हूँ, कहीं अचानक हम पर हमला ना हो जाए, टाइगर ने कहा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। भोला चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे गिरा तो जवाना ने एक बार फिर झुककर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार भोले की दोनों टांगें तेजी से उठी और उसने जवाना की नाव पर जरब लगाने की कोशिश की। लेकिन जवाना ने दूसरे हाथ से उसकी उठकर जरब लगाती हुई टांगों पर जरब लगा दी तो भोले का निचला हिस्सा दूसरी तरफ को पलट गया, जबकि ऊपर वाला जिस्म वैसे ही सीधा रह गया। इस तरह जवाना ने उसे गर्दन से पकड़कर एक बार फिर झटके से खड़ा कर दिया। बोलो कहाँ है वो शरफू, बोलो, जवाना ने उसकी गर्दन पर मजीद दबाव डालते हुए कहा। तो पहलवान नुमा भोला का जिस्म ना सिर्फ ढीला पड़ गया बल्कि उसके जिस्म में ऐसी कपकपाहट शुरू हो गई जैसे उसे रेशे का बुखार हो गया हो। उस्ताद शरफू, गोली मार होटल के नीचे है, गोली मार होटल के नीचे, भोला ने बुरी तरह कांपते हुए कहा। तो जवाना ने अपने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो भोला का भारी जिस्म फड़का, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। तो जवाना ने बड़े हकारत भरे अंदाज में उसे नीचे फेंका और फिर तेजी से चलता हुआ सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। उस्ताद शरफू दो नीम उरिया नौजवान लड़कियों के दरमियान सोफे पर अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। दोनों लड़कियों से जैसे चिमटी हुई थी, जबकि उस्ताद शरफू के हाथ में गिलास था और दोनों लड़कियां बारी बारी उसके गिलास में शराब डाल रही थीं और उनके दरमियान इंतहाई फाहश कलमात का तबादला भी साथ साथ हो रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो ना सिर्फ दोनों लड़कियां बल्कि उस्ताद शरफू भी बेख्तियार चौंक पड़ा। कमरे में एक नौजवान हवास बाख्ता अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उस्ताद, वो काला दियो और उसका साथी, वो भोला के क्लब में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ उन्होंने भोला को भी मार डाला और तुम्हारे छोटे भाई करामत को भी हलाक कर दिया। आने वाले ने इंतहाई जोशीले लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? करामत को हलाक कर दिया? किसने? किसकी बात कर रहे हो? शरफू ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसके इस तरह उठने से दोनों लड़कियां भी लड़खड़ाकर एक तरफ हो गईं। शरफू का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया और उसके गाल फड़फड़ा रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ बॉस, अभी मैं वहीं से आया हूँ, आने वाले ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। यह काला देव कौन है? किसकी बात कर रहे हो तुम? शरफू ने होंठ चबाते हुए कहा। वह एक करीमी हबशी है और कद्दो कामत और जिस आमद के लिहाज से देव है इसलिए उसे काला देव कहा जाता है। मैंने जो मालूमात हासिल की उसके मुताबिक वो और उसका एक मुकामी साथी पहले रमज़ान के होटल गए और फिर वहाँ से वो भोला के क्लब चले गए। इसके बाद वहाँ जुआ खेलने वाले भाग कर बाहर आए और उन्होंने उस्ताद रमज़ान को बताया कि उस्ताद रमज़ान उठकर वहाँ गया, लेकिन उस वक्त उनकी कार आगे जा चुकी थी। मैं भी वैसे ही भोले से मिलने वहाँ गया था। फिर मैं उस्ताद रमज़ान के साथ अंदर गया तो वहाँ तुम्हारे भाई करामत और भोला की लाशें पड़ी हुई थी। चुनाचे मैं वहाँ से सीधा यहाँ आया हूँ, आने वाले ने जवाब देते हुए कहा। जाओ एहसन को बुला लो, शरफू ने कहा और फिर उसने लड़कियों को भी जाने का इशारा किया। दोनों लड़कियां तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गईं, जबकि इतला देने वाला भी वापस चला गया। शरफू बार बार मुट्ठियां भींच रहा था, उसका चेहरा वैसे ही बिगड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। एहसन, अभी नईम ने इतला दिया कि भोले के क्लब में दाखिल होकर दो आदमियों ने, जिनमें एक मुकामी आदमी और दूसरा कोई देव हैकल क्रीमी हबशी है, उसने भोले और मेरे छोटे भाई करामत को लाक कर दिया। तुम अपने आदमियों को टागोरा में फैला दो, उनके पास कार है, ये लोग जहाँ भी नजर आए उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो और फिर उन्हें धोबी घाट वाले अड्डे में जंजीरों में बांध कर फिर मुझे इतला दो। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँच ना जाऊँ उन्हें होश नहीं आना चाहिए, शरफू ने तेज़ लहजे में कहा। उन्हें हलाक क्यों न कर दिया जाए बॉस? आने वाले ने कहा। नहीं, मैं करामत का इंतकाम उनसे खुद लूँगा। मैं अपने हाथों से उनकी एक एक बोटी अलहदा करूँगा। जाओ और मेरे हुक्म की तामील करो, शरफू ने धाड़ते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, ऐसा ने कहा और तेजी से मुड़ गया। ये भोले के क्लब में क्यों गए होंगे और क्यों ये लोग इस अंदाज में कत्लो गारत कर रहे हैं? भोले ने इस बार कुर्सी पर बैठकर बड़बड़ाते अंदाज में कहा। चलो ये पकड़े जाएं, फिर पूछ लूँगा इनसे, उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा बुड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। शरफू बोल रहा हूँ। कालू बोल रहा हूँ शरफू, दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। ओह उस्ताद आप? शरफू ने चौंक कर कहा। मुझे इतला मिली है कि तुम्हारे छोटे भाई करामत को नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया है। ये कैसे हो गया? कौन लोग हैं ये? दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, अभी नईम ने मुझे इतला दी है। मैंने हसन को हुक्म दे दिया कि मैं उन्हें तलाश करके बेहोश करके अड्डे में ले जाए। फिर मैं खुद उनसे पूछगिछ भी करूंगा और उनसे अपने हाथों करामत का इंतकाम भी लूंगा। अभी तक एहसन की तरफ से कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता नईम ने बताया कि ये 2 आदमी हैं, जिनमें से एक मुकामी आदमी और दूसरा देव हैकल अक्रीमी हबशी है, शरफू ने कहा। तो ये वो लोग हैं? वेरी सैड। तो ये लोग टागोरा भी पहुंच गए। दूसरी तरफ से उस्ताद कालू ने कहा तो शरफू बेख्तियार उछल पड़ा। कौन है ये लोग? क्या आप उन्हें जानते हैं बॉस? शरफू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
हाँ, मुझे इतलात मिली थी कि ये लोग तुम्हें और मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। फिर चीफ आर्थर ने ऑस्टन के जरिए इन पर कातिलाना हमला कराया और ये दोनों शदीद जख्मी हो गए। फिर इन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। फिर ऑस्टन के बारे में इतला मिली कि ऑस्टन को हलाक कर दिया गया। इसके बाद हेड ऑफिस से इतला मिली कि आर्थर को भी हेड ऑफिस ने नाकामी की सज़ा देकर हलाक करा दिया है और अब चीफ आर्थर की बजाय रॉबर्ट है और उसके साथ ही रॉबर्ट ने हुक्म दे दिया है कि हम दूसरी इतला तक असले की सप्लाई भी बंद कर दें और गोदामों को भी सील कर दें, क्योंकि हेडक्वार्टर उस वक्त तक काम आगे नहीं बढ़ाना चाहता जब तक कि उनका खात्मा नहीं हो जाता। ये बताया गया कि उनका ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से किसी न किसी अंदाज में है। इसका मतलब है कि ये भोले तक तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने गए होंगे और ये तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते होंगे। कालू ने पूरी तफसील सुनाते हुए कहा, हो सकता है बॉस, लेकिन अब उनका खात्मा यकीनी है। आपको तो मालूम है कि एहसन के आदमियों का टागोरा में जाल बिछा हुआ है और वो अपने काम में माहिर हैं, शरफू ने कहा। हाँ, लेकिन अब उन्हें जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और सुनो, उनसे तुमने एक आदमी अली इमरान के बारे में रिपोर्ट हासिल करनी है, फिर मुझे रिपोर्ट देना। मैं उस अली इमरान का फौरी तौर पर खात्मा करना चाहता हूँ ताकि हमारा बिजनेस दोबारा शुरू हो सके, कालू ने कहा। ऐसा ही होगा बॉस, शरफू ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और शरफू ने भी रिसीवर रख दिया। लेकिन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर दोबारा रिसीवर उठा लिया। शरफू बोल रहा हूँ, शरफू ने कहा। एहसन बोल रहा हूँ बॉस, आपके हुक्म की तामील हो गई है। ये दोनों बेहोशी के आलम में धोबी घाट वाले अड्डे में जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद हैं। मैं वहीं से कॉल कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ से पकड़े गए हैं और कैसे, तफसील बताओ, क्योंकि इनमें बड़ा उस्ताद कालू भी दिलचस्पी ले रहा है, शरफू ने कहा। ये गोलीमार होटल पहुंच चुके थे और वहां आपके बारे में पूछ रहे थे कि मेरे आदमियों ने चेक कर लिया और फिर इन पर गैस फायर करके इन्हें बेहोश कर दिया गया, एहसन ने जवाब दिया। तो ये भोले के पास इसीलिए गए थे। इसका मतलब है कि बड़े उस्ताद कालू की मालूमात दुरुस्त हैं कि ये लोग मेरे और बड़े उस्ताद के पीछे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शरफू ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। ब्लैक मास्क का चीफ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रॉक्स बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एशियाई सेक्शन के इंचार्ज ब्रॉक्स की आवाज़ सुनाई दी। ओह, तुम, क्या रिपोर्ट है, चीफ ने चौंक कर पूछा। चीफ, काफरिस्तान में हमारा सेटअप ख़त्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो चीफ बेख्तियार उछल पड़ा। काफरिस्तान में, क्या मतलब, कैसे, चीफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। चीफ, स्पेशल ऑर्डर की सप्लाई के लिए वहाँ खसूसी इंतजाम किए गए कि अचानक इतला मिली कि पूरा सेटअप ही वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ख़त्म कर दिया। ये मालूम हुआ है कि किसी ने सेटअप के खिलाफ पूरी तफसील से मिलिट्री इंटेलिजेंस को मुखबरी की है, जिसके नतीजे में ये काम हुआ है, ब्रॉक्स ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, जबकि उस स्पेशल सप्लाई के लिए हम पर इंतहाई दबाव है। हमने इस सप्लाई के हसूल के लिए इंतहाई जद्दोजहद कर रखी है और हमें जल्द ही माल मिलने वाला है, लेकिन अब हम उसे सप्लाई कैसे करेंगे। पाक एशिया में भी सेटअप काम नहीं कर रहा और काफरिस्तान में भी यह सूरत हाल पैदा हो गई है। वेरी बैड, ये तो ब्लैक मास्क को हर तरफ से मफलूज किया जा रहा है, चीफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, मैंने भी इस पॉइंट पर काम किया है और मुझे जो इतला मिली है उसके मुताबिक मुखबरी करने वाले ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को जो रिपोर्ट फैक्स की है उसमें उसने दर्ज किया है कि उसे ये मालूमात पाक एशिया से उसके किसी दोस्त ने भेजी हैं, जो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को भेज रहा है और ये मालूमात 100% हतमी है, ब्रॉक्स ने कहा। तो ये चक्कर है, इसका मतलब है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ बाकायदा काम कर रही है और उसने काफरिस्तान में भी हमारा रास्ता रोका है। लेकिन उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाक एशिया में काम करती, उसे काफरिस्तान के सेटअप से क्या दिलचस्पी हो सकती है, जबकि पाक एशिया और काफरिस्तान एक दूसरे के दुश्मन ममालिक हैं, चीफ ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। चीफ, जहाँ तक इस पॉइंट पर मैंने सोचा, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा बहादुरिस्तान की हुकूमत मुखालिफ ग्रुप को सप्लाई की वजह से हुआ है, ब्रॉक्स ने जवाब दिया। तो चीफ बेख्तियार उछल पड़ा। मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब है कि चूंकि पाक एशिया और बहादुरिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए पाक एशिया नहीं चाहता कि हसास असलहा बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप को सप्लाई हो सके। लेकिन उन्हें हमारी सप्लाई का कैसे इल्म हो गया, चीफ ने कहा। इसकी वजह उस ग्रुप का एक आदमी था। इस ग्रुप के एक आदमी ने मुझे खुद बताया कि उसका एक आदमी बहादुरिस्तान हुकूमत के हाथ लग गया, जिसके पास वो कागज़ मौजूद था जिस पर ब्लैक मास्क और ग्रुप के दरमियान होने वाले मुआहदे की मखसूस तफसीलात दर्ज थी। इस तरह बहादुरिस्तान हुकूमत को ये इल्म हो गया कि उनके मुखालिफ ग्रुप ने ब्लैक मास्क से हसास असले का सौदा किया है और लाजमन बहादुरिस्तान हुकूमत ने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से दरख्वास्त की होगी, जिसके नतीजे में यह सब कुछ हो रहा है, ब्रॉक्स ने जवाब दिया। अब बात वाकई समझ में आ रही है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। ये तो ब्लैक मास्क को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देने की साजिश है और अगर इसी तरह हम हर मुल्क में मफलूज होते चले गए तो फिर ब्लैक मास्क को ख़त्म करना पड़ेगा, चीफ ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, मेरा ख्याल है कि असला हम खामोशी से पाक एशिया के ज़रिए सप्लाई कर दें, ज़ीरो सेटअप के साथ, ब्रॉक्स ने कहा। लेकिन वो तो पहले सेटअप से भी ज़्यादा कमज़ोर सेटअप है, वो कैसे इस कदर हसास असला सप्लाई कर सकते हैं, चीफ ने कहा।
मैं खुद वहां चला जाऊंगा और फिर ये काम खामोशी से हो जाएगा, ब्रॉक्स ने कहा। नहीं, इस कदर कीमती और हसास असले को मैं किसी रिस्क में नहीं डाल सकता। अगर ये सप्लाई पकड़ी गई तो ब्लैक मास्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इससे कोई और तरीका सोचो, पाक-एशिया और काफिरिस्तान से हटकर कोई और प्लान बनाओ, चीफ ने कहा। बॉस, बहादुरिस्तान के उस मुखालिफ ग्रुप तक पाक-एशिया और काफिरिस्तान के अलावा सिर्फ 2 ममालिक की सरहदें लगती हैं, एक आरान और दूसरी शूगरान, और इन दोनों ममालिक में हमारा सेटअप नहीं है, ब्रॉक्स ने जवाब दिया। क्या इन दोनों ममालिक में किसी में आर्जी सेटअप नहीं बनाया जा सकता, चीफ ने कहा। नहीं बॉस, अलबत्ता एक काम हो सकता है कि यह सप्लाई हम तार्की के रास्ते रूसिया पहुंच जाएं और फिर रूसिया से बहादुरिस्तान, लेकिन ये बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा और ख़तरात बढ़ जाएंगे, ब्रॉक्स ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह तुम पाक एशिया में ज़ीरो सेटअप के ज़रिए सप्लाई कराना चाहते हो, ये काम काफिरिस्तान के ज़रिए नहीं हो सकता, चीफ ने कहा। वहाँ हमारा ज़ीरो सेटअप मौजूद नहीं है चीफ, ब्रॉक्स ने जवाब दिया। फिर तो मजबूरी है, लेकिन मेरा दिल ज़ीरो सेटअप पर काम करने को नहीं मान रहा। तुम ऐसा करो कि इस मामले में मज़ीद सोचो, अभी माल मिलने में 1 हफ्ता रहता है, इसलिए इस दौरान कोई फूल प्रूफ प्लान बनाओ, चीफ ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे कि अचानक फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और चीफ ने होंठ चबाते हुए हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डेसी बोल रहा हूँ मार्कर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफाना था तो चीफ बेख्तियार उछल पड़ा। ओह डेसी, तुमने बर वक्त कॉल की। क्या तुम फौरी तौर पर मेरे ऑफिस आ सकते हो अभी और इसी वक्त, चीफ ने कहा। क्या हो गया है, क्या कोई इमरजेंसी है, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हाँ, अभी आ जाओ जल्दी, चीफ ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर रख दिया। फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 मुख्तलिफ बटन प्रेस किए। दूसरी तरफ से बोलने वाले को डेसी की आमद के बारे में बताकर हदायत की कि उसे फ़ौरन उसके ऑफिस पहुंचा दिया जाए। इसके बाद उसने रिसीवर रख दिया। अगर डेसी रजामंद हो जाए तो ये काम आसानी से हो सकता है, चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक शरीरे लेकिन वर्जिशी जिस्म का खूबरू नौजवान जिसने जीन्स की पैंट और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी अंदर दाखिल हुआ। आओ आओ डेसी, मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, चीफ ने उसके इस्तकबाल के लिए उठते हुए कहा। आखिर हुआ क्या है, आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी सालों में नहीं देखा, डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुसाफा करके वो मेज़ की दूसरी तरफ बढ़ गया। एक ऐसा काम सामने आया है जिसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, चीफ ने कहा। मेरी मदद की क्या मतलब, मैं तुम्हारे धंधे में क्या मदद कर सकता हूँ, जबकि ये तो मेरा फील्ड ही नहीं, डेसी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मुनशियात के धंधे से मुंसलिक हो और मुझे मालूम है कि तुम्हारा सारा माल बहादुरिस्तान से आता है और इस सिलसिले में तुमने बाकायदा एक नेटवर्क बना रखा है, चीफ ने कहा। हाँ फिर, डेसी ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हारे नेटवर्क के जरिए हम एक सप्लाई बहादुरिस्तान तक पहुंचा सकती हैं? तुम्हें इसका मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा, चीफ ने कहा। लेकिन तुम्हारे सेटअप का क्या हुआ जो तुम मेरे नेटवर्क से काम लेना चाहते हो? डेसी के लहजे में हैरत की झलकियां थीं। चीफ ने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी रुदाद तफसील से बता दी। तो ये बात है, लेकिन सीक्रेट सर्विस तो इस चक्कर में नहीं पड़ा करती, डेसी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, पड़ा तो नहीं करती, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है। असल में तो ये हमाकत पाक-एशिया में हमारे एक एजेंट से हुई है। उसने ख्वामख्वाह सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी इमरान के आदमियों पर कातिलाना हमला करा दिया, जिससे हालात बिगड़ते चले गए, चीफ ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यह सप्लाई कितनी होगी, क्योंकि मुझे इसके लिए खसूसी इंतजामात करने होंगे, डेसी ने कहा। तो चीफ ने उसे तफसील बता दी। ये कोई मसला नहीं है, 4 ट्रकों का माल तो मैं आसानी से सप्लाई करा सकता हूँ। मेरा नेटवर्क ऐसा है कि उन ट्रकों को रास्ते में कोई चेक ही नहीं करता। इसके लिए तुम्हें माकूल मुआवजा देना होगा, डेसी ने कहा। मुआवजे की तुम फिक्र मत करो, यह ब्लैक मास्क की साख और इज्जत का सवाल बन गया, इसलिए मुआवजा जो तुम कहोगे वही मिलेगा, लेकिन काम बेदाग अंदाज में होना चाहिए, चीफ ने कहा। मैं खुद वहाँ जाऊँगा और खुद ही सप्लाई करा दूंगा। और बोलो, डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चीफ बेख्तियार हंस पड़ा। उसके चेहरे पर इत्मीनान और मुसर्रत के तासुरात उभर आए थे।